Hello students, welcome to Adda 24/7. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter that has been taken from the book Hornbill and it is of class 11th. The name of the chapter is Silk Road, which is written by Nick Middleton. So in this chapter you will see कि हमारे जो राइटर हैं वो एक जर्नी कर रहे हैं और ये उनकी जर्नी जो है वो माउंट कैलाश के लिए है. माउंट कैलाश जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? बॉर्डर ऑफ तिब्बतन चाइना. और यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है लेक मानसरोवर जो बहुत सारी रिवर से कनेक्टेड है. सो आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा कि कैसे जो हमारे राइटर हैं वो रावू के स्लोप्स को पार करते हुए माउंट कैलाश पहुंचते हैं और उनके साथ साथ इस चैप्टर में कई सारे लोगों को मेंशन किया गया है जो इस जर्नी में उनको सपोर्ट करते हैं. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर एंड लेट्स सी व्हाट द चैप्टर इज सेइंग. But before starting this, I want to show you a picture which will tell you why the chapter's title is Silk Road. Can you see this picture? Here is China, here is Middle Asia, and here is Europe. And this is the red color line which is connecting China to Europe. That means this is a connection between east to west. और ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है ना, this is a route and this is a trade route. चाइना और यूरोप के बीच में एंशिएंट टाइम में जो ट्रेड हुआ करता था वो इसी रूट के थ्रू हुआ करता था. और इस रूट पर जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता था वो होता था सिल्क का, जिसको कौन फॉर्म करता था? चाइना. तो यहाँ पे बहुत सारे कारवांस थे, कारवांस के थ्रू ये जो सिल्क था वो यूरोप तक भेजा जाता था और फिर इन बिटवीन बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अफगानिस्तान, देन हियर इट इज ईरान, देन हियर इट इज अजरबैजान. सो इन सारी जगहों पे ये ट्रेड होता था एंड बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी प्रोमिनेंट फॉर सिल्क, दैट्स वाई इट वॉज मेजरली नोन एज द सिल्क रूट. और अनदर नेम ऑफ सिल्क रूट इज सिल्क रोड विच यू आर लर्निंग इट एज अ चैप्टर. सो शायद यही वजह हो सकती है कि राइटर ने इस चैप्टर का नाम सिल्क रोड रखा. तो अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि हमें चैप्टर में क्या क्या मेंशन किया गया है. Here the chapter starts. A flawless half moon floated in a perfect blue sky of the morning we said our goodbyes. यानी कि यहाँ से ऑथर की जर्नी शुरू हो रही है जब वो गुड बाय कर रहे हैं अपने घर वालों को. फ्लॉलेस मीन्स जिसमें कोई एयर ना हो, किसी तरह का कोई कमी ना हो, उसको आप बोलते हो फ्लॉलेस. दैट मीन्स परफेक्ट. हाफ मून इज व्हाट? देयर आर मल्टीपल फेजेस ऑफ मून और हाफ फेज कौन सा होता है आप ये देख सकते हो, द फर्स्ट क्वार्टर एंड द सेकेंड क्वार्टर, जहां पर एक्चुअली में चांद एकदम आधा हो जाता है. अब ये दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, चाहे तो फर्स्ट क्वार्टर की या सेकेंड क्वार्टर की, कोई भी कंडीशन हो सकती है इस मून की जिसके बारे में हमारे राइटर बात कर रहे हैं. तो राइटर कह रहे हैं कि वो जो टाइम था उस टाइम पे एक परफेक्ट हाफ मून था जो कि फ्लोट कर रहा था. कहाँ पर? इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई, यानी कि नीला नीला आकाश था जो कि एकदम परफेक्ट साफ सुथरा दिखाई दे रहा था और उसी में ही ये हाफ मून भी चमक रहा था. The morning we said goodbyes. That means it was the time of dawn. Dawn का मतलब है सूरज निकलने से पहले का जो समय होता है, वहां पर आपको मून दिखाई दे रहा होता है, मतलब चांद की रोशनी अभी भी बरकरार होती है. सो उस समय जो राइटर थे उन्होंने गुड बाय किया अपने जानने वालों को और वो माउंट कैलाश की तरफ निकल पड़े. Extended banks of clouds like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. Now when you're learning this part it might seem you tough, तो मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक चीज समझाऊंगी. सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स.
सो व्हाट आर फ्रेंच लोव्स? आपने देखा होगा हम लोग ब्रेड खाते हैं, तो हम जो ब्रेड खाते हैं दैट आर इन स्लाइसेस, वो स्लाइसेस हो करके आती हैं। लेकिन फ्रांस में जो ब्रेड मिलती है वो कुछ इस तरह की होती है जिसमें पूरा का पूरा एक लोफ होता है, यानी कि वो ब्रेड कंप्लीट होती है, उसके पार्ट्स नहीं होते और कुछ इस तरह की देखने के लिए वो लगती है, मतलब हल्का सा उसका शेप बादल जैसा होता है। तो राइटर कह रहे हैं कि आसमान का नजारा कुछ ऐसा हो रखा था कि उसमें बादल थे और वो बादल किस तरह के दिखाई दे रहे थे, जैसे कि फ्रेंच के लोव्स हो। ब्रेड ऑफ फ्रेंच क्विजीन ग्लोड पिंक, और ये बादल कैसे चमक रहे थे? पिंक पिंक कलर के चमक रहे थे। एज द सन इमर्ज्ड टू द स्प्लैश डिस्टेंट माउंटेन, क्योंकि हल्की हल्की सी सूरज की रोशनी आ गई थी और उस हल्की हल्की सूरज की रोशनी की लालिमा की वजह से जो माउंटेन की पीक्स थी वो भी चमक रही थी, वो भी हल्की हल्की पिंक कलर की ग्लो कर रही थी, जस्ट लाइक दी रोज टिंटेड ब्लश, जैसे कि किसी ने रोज को उठा करके कहीं पर ऐसे ब्लश मार दिया हो। सो ऑथर जब सुबह सुबह अपनी जर्नी की तरफ निकलते हैं तो वो बताते हैं कि जो हमारे आसपास का नज़ारा था, स्काई का नज़ारा था, वो कैसा हो रहा था। आसमान में बादल हो रखे थे और वो बादल हल्के से पिंक कलर के थे क्योंकि सूरज की लालिमा उन पर पड़ रही थी, और साथ ही साथ जो माउंटेन्स थे वो भी हल्के हल्के से, जो माउंटेन की चोटियां थी वो भी हल्की हल्की से पिंक कलर की ब्लश कर रही थी सूरज की रोशनी की वजह से। नाउ दैट वी वर लीविंग रावू, Lamo said she wanted give me a farewell present. Now here is a female named Lamo. It is not mentioned in the chapter that who's Lamo, but this is written over here that she's a girl. तो जब ये रावू को छोड़ रहे थे तो लामो उनके पास आती है और वो उनसे कहती है कि क्योंकि तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें एक प्रेजेंट देना चाहती हूँ, एक फेयरवेल प्रेजेंट, यानी कि गुड बाय प्रेजेंट। तुम जा रहे हो तो तुम्हारे साथ साथ ये चीज भी होनी चाहिए। One evening I had told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि कोरा क्या होता है। कोरा इज बोथ अ टाइप ऑफ पिलग्रिमेज and a type of meditative practice in the Tibetan Buddhist or Bon traditions. A kora is performed by the practitioner making circumambulation around a sacred site or object, typically a constituent part of the pilgrimage ceremony, celebration or ritual. ये जनरली आपको तिब्बतन बुद्धिस्ट या फिर बॉन ट्रेडिशन में देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको अगर थोड़ा क्लोज लेकर के जाऊं तो आपने मुस्लिम कल्चर में देखा होगा, दिस इज मक्का, और यहाँ पे लोग ऐसे एक रोटेशन करते हैं, ठीक है, ऐसे घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, राइट। सो कोरा इज ऑल्सो द सेम। तो कोरा क्या है? वो एक पिलग्रिमेज भी है और एक तरह की मेडिटेटिव प्रैक्टिस भी है जो तिब्बतन बुद्धिस्ट और बॉन ट्रेडिशन के द्वारा परफॉर्म की जाती है, जिसमें जो भी प्रैक्टिशनर होता है, यानी कि जो भी कर रहा होता है, उस मेडिटेशन को परफॉर्म कर रहा होता है, उसे एक रोटेशन लेना होता है, एक चक्कर खाना होता है उस सेक्रेट साइट का। जैसे यहाँ पर मक्का एक सेक्रेट साइट है, वैसे ही माउंट कैलाश को भी एक सेक्रेट साइट बोला गया है। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो भी ये काम कर रहे हैं, उन्हें अपने रिचुअल को कंप्लीट करना है, उन्हें अपना कोरा कंप्लीट करना है। तो एक शाम के बारे में वो बात कर रहे हैं कि मैंने बताया था किसको? लामो को, डेनियल के थ्रू, यानी कि मैंने उससे डायरेक्टली ये बात नहीं कही, मैंने डेनियल के थ्रू उसको कहलवाया था कि मैं माउंट कैलाश जा रहा हूं अपना कोरा कंप्लीट करने के लिए। एंड शी हैड सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्म क्लॉथ्स। अब क्योंकि माउंट कैलाश बहुत ही ठंडी जगह है, वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह पड़ती है, तो वहां पर गर्म कपड़ों की जरूरत होती है, और लामो यहाँ पर माउंट कैलाश में जाने की वजह से राइटर को एक गिफ्ट देना चाहती थी, और वो गिफ्ट था वार्मर क्लोथ, यानी कि गर्म कपड़ा। आफ्टर डकिंग बैक मतलब पहले अंदर जाना और फिर वहां से बाहर आ जाना। इनटू हर टेंट, तो एक टेंट था जिसमें लामो थी,
तो लामो ने क्या किया, लामो पहले टेंट के अंदर गई और फिर वहां से बाहर आई. She emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coats that all the men wore. तो उसने अपने हाथों में क्या पकड़ रखा था, उसने अपने हाथों में एक कोट पकड़ रखा था जो शीप की स्किन का बना हुआ था और उसकी स्लीव्स बहुत लंबी थी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. तो जब लामो बाहर आई तो उसके हाथ में एक कोट था जो शीप की स्किन का था, और वो कौन पहनते थे, वो आदमी लोग पहनते थे. यानी कि जो लामो थी उसने राइटर को एक गिफ्ट देना पसंद किया. दैट वॉज अ वार्मर कोट, जो कि ठंड में उनके काम आएगा. Satan sized me. Now here who is Satan? You will get to know that afterwards. आपको पता चलेगा यहाँ पे he is the car driver, right? जो कार को ड्राइव कर रहा है ऑथर की. Satan sized me, यानी कि सेतन ने मुझे ध्यान से देखा जब मैं वो कोट पहन करके बाहर निकला. Us as we clambered into his car. मैं जब उसकी कार के अंदर घुसा. क्लैम्बर्ड का मतलब क्या होता है, चढ़ जाना बहुत ही अजीबोगरीब मैनर में. जब आपने बहुत सारे कपड़े पहने हुए हो, आपके पीछे बैग भी हो, तो आप उतने परफेक्ट तरीके से कार के अंदर एंटर नहीं कर पाते हो, राइट. सो उस पोजीशन को बोला गया है क्लैम्बर्ड, मतलब अजीबोगरीब तरीके से कार के अंदर घुस जाना. तो ऑथर ने क्या किया, ऑथर अजीबोगरीब तरीके से उसकी कार के अंदर घुस गए, और जैसे ही वो उसकी कार के अंदर एंटर करे उसने बोला, आह यस, ही डिक्लेयर्ड, ड्रोग्बा सर. ड्रोग्बा मीन्स शेफर्ड, एक चरवाहा. और वो उनको चरवाहे से क्यों कंपेयर कर रहा है, क्योंकि जो शेफर्ड्स होते हैं वो भी बहुत मोटे मोटे कपड़े पहने हुए होते हैं, गर्म कपड़े पहने हुए होते हैं, अपनी शीप्स को चरा रहे होते हैं, राइट. तो वो जैसे ही ऑथर को देखता है, अब वो कौन है यहाँ पर, सेतन, जो कि उनका कार ड्राइवर है. जैसे ही उसने ऑथर को देखा, उन्होंने ऑथर को देखते ही एक रिमार्क दिया, एंड दैट रिमार्क वाज कि आपने ये जो मोटा मोटा सा वूल वाला कपड़ा पहना हुआ है, इसको देख करके आप एकदम शेफर्ड जैसे लग रहे हो. We took a shortcut to get off the Changtang. Satan knew a route that would take us southwest almost directly toward Mount Kailash. तो हम लोगों ने एक शॉर्टकट लिया, और वो शॉर्टकट किधर जा रहा था, चांगतांग की तरफ. चांगतांग क्या है, एक तिब्बतन प्लेट्यू. अब ये प्लेट्यू आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ के रखा होगा, जो हाई एरियाज प्लेन्स होते हैं, मतलब जो ऊंची जगहों पर समतल मैदान होते हैं, उन्हें प्लेट्यू बोला जाता है, राइट. तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि जो ऑथर थे उनके साथ जो ड्राइवर था वो उनको एक शॉर्टकट से ले जा रहा था, जो कि एक तिब्बत का प्लेट्यू था उस पर से, और वो ये कह रहा है कि ये रास्ता हमें माउंट कैलाश की तरफ जल्दी पहुंचा देगा. सेतन न्यू अ रोड दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स द माउंट कैलाश. तो सेतन जानता था एक ऐसा रास्ता जो हमें सीधे कहाँ की तरफ ले जाएगा, साउथ वेस्ट की तरफ, और जो डायरेक्टली हमको कहाँ पहुंचा देगा, माउंट कैलाश. यानी कि अलग अलग रूट्स हैं जाने के लिए माउंट कैलाश के, लेकिन हम लोगों को जो रूट लेना था वो एक शॉर्टकट था ताकि हम वहां जल्दी पहुंच जाएं. It involved crossing several fairly high mountain passes, he said. लेकिन उसने मुझसे ये भी बोला कि जब हम लोग उस रास्ते से जाएंगे तो उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे से पहाड़ हैं जो हम लोगों को क्रॉस करने पड़ेंगे. But no problem, sir, he assured us. लेकिन कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली दिक्कत नहीं है. If there is no snow, अगर वहां बर्फ नहीं होती तो हमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है. What was the likelihood of that, I asked, not knowing, sir, until we get there. तो यहाँ पर ऑथर से पूछते हैं इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वहां हमें बर्फ मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो उसके रिप्लाई में सेतन इनको आंसर कर रहा है, मुझे नहीं पता सर, वो तो वहां पर जाकर ही पता चलेगा. From the gently rolling hills of Ravu. अब ना what is the meaning of gently rolling hills? कि वहां पर पहाड़ियां तो है, लेकिन उनमें जो स्टीप है, यानी कि जो उनकी शार्पनेस है, जो ऊंचाई है, वो इतनी भी गहरी नहीं है. छोटे छोटे से स्लोप्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना. बहुत गहरे गहरे स्लोप्स नहीं आ रहे. एक पहाड़ होता है जो बहुत ऊंचा होकर के फिर नीचे जाता है, और एक पहाड़ होता है जो थोड़ा सा छोटा होता है, जिसमें चढ़ाई और उतार कम होती है, राइट. तो यहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं कि जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू, यानी कि रावू की जो हल्के हल्के से ऊंचे ऊंचे से हिल्स थे उनको कवर करके द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस द वास्ट ओपन प्लेन्स.
ये शॉर्टकट हमें किस रास्ते पर लेके गया? ऐसे रास्ते पर लेके गया जहाँ पे बहुत सारे मैदान थे और वो मैदान बहुत बड़े बड़े थे, with nothing in them except a few gazelles. और उन मैदानों पर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा था सिवाय कुछ गैजल्स की. नाउ व्हाट आर गैजल्स? दे आर दी अफ्रीकन एनिमल्स. जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये अफ्रीकन एनिमल्स होते हैं. इनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और ये बहुत तेज दौड़ते हैं और इनके सर पे 2 ऊंची ऊंची सी सींगें भी होती हैं. तो इनको उन मैदानों पर गेजल्स के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था. और ये गेजल्स क्या कर रहे थे? दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड pastures and frown before bounding away into the void. तो वो क्या कर रहे थे? वो छोटे छोटे से बाइट्स में, यानी कि छोटे छोटे से बाइट्स में वो ये सूखी हुई, arid refers to dry, pastures refers to land with grass. तो वो जो मैदान थे घास के और वो घासें जो सूख गई थी उनको छोटे छोटे बाइट से खा रहे थे. और फिर वो क्या कर रहे थे? वो गुस्सा हो रहे थे इससे पहले कि वो कहाँ चले जाएं, एम्प्टीनेस में. तो दूर भागने से पहले वो थोड़ा सा गुस्सा शो कर रहे थे और उसके बाद फिर दूर भागे जा रहे थे. एक्चुअली कभी भी आप जानवरों को नोटिस करना तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास अगर कोई कार आ रही होती है या कोई भी व्हीकल आ रहा होता है तो वो थोड़ा सा डर के भागने की कोशिश करते हैं. तो ये जो जानवर हैं इनको ऑथर कहते हैं कि ये जब दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, जब ये एम्प्टीनेस में जाने की कोशिश कर रहे थे तो उससे पहले ये थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहे थे. ऐसे लग रहा था मानो इनका खाना हम लोगों ने बीच में ही क्या कर दिया हो, डिस्टर्ब कर दिया हो. Further on, where the plains became more stony than grassy, a great herd of wild ass came in view. फिर वो बताते हैं कि हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, लेकिन अब हम लोग को जो प्लेन्स थे वो प्लेन्स एक्चुअली में खाली मैदान नहीं दिख रहे थे घासों वाले, बल्कि इन मैदानों पर पत्थर थे. जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये स्टोनी पत्थर दिख रहे हैं ना. तो ऐसे पत्थर थे, पत्थर वाले प्लेन्स दिख रहे थे उनको, यानी कि मैदान जिनमें घास नहीं थी. तो उन्होंने क्या देखा? हर्ड ऑफ वाइल्ड एस. हर्ड का मतलब होता है ग्रुप, एक झुंड. किसका झुंड? वाइल्ड एस का. अब ये मैं आपको बता देती हूँ, आपने जो घोड़े हैं वो तो देखे ही होंगे, है ना. लेकिन जब आप किसी माउंटेनियस एरिया पे जाओगे जहां पर जो रास्ते होते हैं वो बहुत ही रफ होते हैं, वहां पर जो आपको घोड़े दिखाई देंगे वो थोड़े से हाइट में छोटे होते हैं और इनके कान भी थोड़े से छोटे दिखाई देंगे आपको, राइट. तो ये वाइल्ड एस कहलाते हैं. तो ये नजर आते हैं इन पथरीले इलाकों में, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे. Satan told us we were approaching them long before they appeared. अब सेतन जो कि बहुत ही ज्यादा जानकार था, जो कि सूर से बहुत बार गुजर चुका था, उसको बहुत ज्यादा आइडिया था, तो ये हम लोगों को पहले ही वो बता चुका था कि ये जो वाइल्ड एस हैं ये हमारी तरफ आ रहे हैं, जबकि वो हमारे सामने अपीयर नहीं हुए थे. यानी कि हो सकता है उसको कोई हिंट मिल गई हो इनके आने की, जिसको यहाँ पर आगे नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया गया है. क्यांग, he said, pointing towards a far off pall of dust. आप देख रहे हो ये धुंध सी मची हुई है, डस्ट की, धूल की. तो इस धूल को देखते हुए जो सेतन था वो जोर से बोला कि क्यांग आ रहे हैं. अब ये जो वाइल्ड एस है इनको क्या बोला जाता है वहां पर? क्यांग. When we drew near, जब हम उनके पास पहुंचे, I could see the herd galloping en mass. और जब हम उन लोगों के पास पहुंचे तब हमने देखा कि ये लोग खूब सारे ग्रुप में भागते हुए आ रहे हैं और इनके पीछे बहुत सारी धूल है जो ये छोड़ते हुए आ रहे हैं. Wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some प्रीडेटरमिन्ड कोर्स. मैनूवर्स का मतलब क्या होता है? सीरीज में एक मूवमेंट को करना. जैसे आपने देखा होगा मार्च पास करते हैं सोल्जर्स, राइट. तो वैसे ही इनको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही ट्रेंड हो और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो. व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैनूवर्स. तो ये ऐसे इनको देख करके प्रतीत हो रहा था कि ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी चीज की. Now what happened? Plumes. Plumes refers to the trails of dust billowed. Billowed का मतलब होता है filled with air into the crisp, clean air. जो साफ सुथरी हवा थी
उसमें अचानक से धुंध सी आ गई थी, और वो धुंध किसकी थी? डस्ट की। जो धूल ये उड़ाते हुए आ रहे थे अपनी दौड़ के साथ, यानी कि जैसे जैसे ये दौड़ रहे थे तो ये पीछे अपनी खूब सारी धूल छोड़ रहे थे, तो वो धूल देखने के लिए मिल रही थी। एक ट्रेल सा तैयार हो गया था उस डस्ट का, जो कि पूरी तरीके से हवा को कवर कर चुका था। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drogbas tending their flocks। और फिर जैसे ही हिल्स शुरू हुई, यानी कि छोटी छोटी पहाड़ियां शुरू हुई, तो फिर एक बार ये लोग किधर बढ़ गए? जंगल की तरफ बढ़ गए। और फिर इनको वहां पर क्या देखने के लिए मिला? सॉलिटरी ड्रोगबास। सॉलिटरी का क्या मतलब होता है? सॉलिटरी का मतलब होता है समवन हु इज ऑल अलोन, समवन हु इज सिंगल, जस्ट लुक लाइक दिस पर्सन। ये अकेला है यहाँ पर। और ड्रोगबास रेफर्स टू दी शेफर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे जैसे ये लोग हिल्स की तरफ बढ़ रहे हैं और जंगल वाला इलाका बढ़ रहा है, तो इनको शेफर्ड दिखाई दे रहे हैं जो अकेले अपनी शीप्स को क्या कर रहे हैं? चरा रहे हैं। Sometimes men, sometimes women, these well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed। कभी कभी ये जो शेफर्ड्स होते थे वो मेल होते थे, और कभी कभी ये शेफर्ड्स जो होते थे वो फीमेल होते थे। और जैसे ही ये हमारी कारों को देखते थे तो ये रुक जाते थे, घूरते थे, और फिर अपने हाथों को वेव करते थे, जैसे कि वो हमें एक अटेंशन दे रहे हों और हमें वेलकमिंग का साइन शो कर रहे हो। सो दे वेव एज वी पास। जब हम उधर से गुजरते थे तो ये अपना हाथ हिला देते थे। When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from speeding vehicle। अब जैसे ही रास्ता हमें उनकी तरफ ले जाता था, उनके जानवरों की तरफ, तो उनके जानवरों को मानो कुछ अलग सा रिएक्शन देखने के लिए मिलता था। वो एक एवेसिव एक्शन लेते थे, यानी कि अपने आप को सेव करने के लिए एक सडन एक्शन लेते थे। वो अचानक से मुड़ जाते थे और जो हमारा स्पीडिंग व्हीकल था उनसे दूर चले जाते थे। वीर का मतलब होता है अपनी डायरेक्शन को ऑल ऑफ द सडन चेंज कर लेना। वी पास nomads, dark tents, pitched splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff standing guard। फिर जब हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने क्या देखा कि आगे एक टेंट लगा हुआ है, and that tent was in splendid isolation, यानी कि दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा और पूरी तरीके से वहां पर अकेलापन है। तो वहां पर कुछ टेंट्स लगे हुए हैं और उन टेंट्स के बाहर कौन है? बड़े बड़े से काले काले डॉग हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? तिब्बतन मास्टिफ्स, जो कि वहां पर इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि वो इन टेंट्स को गार्ड कर रहे हैं, यहाँ पे अंदर रहने वाले लोगों को गार्ड कर रहे हैं कि कोई भी इनके पास से गुजरेगा तो वो डॉग उन लोगों को हार्म पहुंचाएंगे जो इस टेंट को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे। These beasts, अब राइटर यहाँ पर कहते हैं वो जो बड़े बड़े से डॉगीज थे, ये तिब्बतन मास्टिफ्स, उनको वो बीस्ट कह रहे हैं, दानव। Would cock their great big heads, यानी कि वो जैसे कॉक होती है ना, रबर कॉक, वैसे ही ये अपनी गर्दन को मूव करते हैं, अपने बड़े बड़े सरों को मूव करते हैं। When they became aware of our approaching and fixed us in their sight, जब इन्होंने दूर से ही हमें आते हुए देखा तो इन्होंने अपने गर्दन को घुमाया, अपने सर को घुमाया, बड़े से सर को, और इन्होंने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया और फिर इन्होंने अपनी निगाह हमारी तरफ गाड़ ली। As we continue draw closer, और जैसे ही हम लोग उनके पास आए, they would explode into action, ये भड़क पड़े एकदम एक्शन में। Speeding direction towards us like a bullet from a gun and nearly as fast। फिर वो कहते हैं वो हमारी तरफ इस तरीके से भाग रहे थे जैसे कि एक गन में से किसी ने बुलेट छोड़ दी हो, जितनी उसकी स्पीड होती है उससे भी ज्यादा फास्ट। तो हम उनके पास जैसे ही अप्रोच करने के करीब थे और वो हमारी तरफ तेजी से भागते हुए आए, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे टेंट्स को हम नुकसान पहुंचा रहे हों या आने वाला पर्सन नुकसान पहुंचा रहा हो। तो ये हमारी तरफ बहुत तेजी से भागे जैसे कि ये हमारे ऊपर अटैकिंग मोड में आ रहे थे। These shaggy monster, अब यहाँ पे ऑथर इन्हें कहते हैं कि ये शैगी मॉन्स्टर हैं। शैगी मॉन्स्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं। आप किसी भी ठंडे इलाके में जाओगे तो वहां पे जो आप जानवर देखोगे उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, बहुत ज्यादा हेयर होते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे ऑथर हैं वो उनको शैगी मॉन्स्टर बोल रहे हैं। देखने में काले काले से थे, अजीबोगरीब टाइप के, बड़े बड़े और खूब सारे बाल वाले। Blacker than the darkest night, वो एक अंधेरी रात से भी ज्यादा काले थे।
यूजुअली वो ब्राइट रेड कलर्स, और इन्होंने अपने गले में रेड कलर का एक कॉलर पहन रखा था। आपको पता होगा डॉग्स की आइडेंटिटी के लिए जनरली लोग उनके गले में एक पट्टा बांध देते हैं, तो वैसे ही इनकी आइडेंटिटी के लिए इनके गर्दन में एक रेड कलर का कॉलर बांध दिया जाता है। एंड दे वर बार्क्ड फ्यूरियसली विद मैसिव जॉस। फ्यूरियसली मतलब जो कि सामने वाले को डरा दे, राइट? तो ये क्या कर रहे थे, ये जोर जोर से भौंक रहे थे अपने बड़े बड़े से जॉस के साथ, जिसको देख करके कोई भी आसानी से डर सकता था। They were completely fearless of our vehicle। उनको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे उनको हमारी गाड़ी से किसी भी तरह का कोई भी डर ना लग रहा हो। Shooting straight into our path, और वो तेजी से हमारी तरफ दौड़ते हुए चले आ रहे थे। Causing Satan to break and swerve। Swerve का मतलब है बहुत तेजी से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना। अब एक बहुत भयंकर सा डॉगी अगर किसी की तरफ भागते हुए आ रहा है तो बट ऑब्वियसली चीज है, उस व्हीकल को अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो जो सेतन था यानी कि जो ड्राइवर था, उसने क्या किया, उसने एक ब्रेक लिया और अपनी कार की डायरेक्शन को चेंज कर दिया ताकि उनकी कार को किसी भी तरह का कोई भी हार्म ना हो। The dog would make chase for 100 meters or so before easing off। इससे पहले कि वो नॉर्मल होता, उसने हम लोग को नहीं करके भी 100 मीटर्स तक दौड़ाया। जब उसको ये लगने लगा कि हाँ अब हमारे जो टेंट्स हैं वो सेफ हैं और उनको किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं हो सकता, तब जाकर के वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुआ। Having seen us off the property, here property refers to the टेंट्स, जहां पर जो आइसोलेशन में टेंट हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो जब इन डॉगीज ने ये देखा कि हम लोग इनकी प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं, तब जाकर के इन्होंने राहत ली। It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiff became popular in China Imperial's court as hunting dogs, brought along the Silk Road in ancient time as tribute from Tibet। Now फिर हमारे राइटर कहते हैं कि इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को देख करके समझना बहुत ही आसान था कि क्यों ये इतने डरावने और इतने वायलेंट तिब्बतन मास्टिफ इतने ज्यादा पॉपुलर हैं चाइना के कोर्ट में। जो चाइना के कोर्ट्स हुआ करते थे उसमें ये इतने ज्यादा फेमस क्यों होते थे, क्यों ये हंटिंग डॉग्स के नाम से जाने जाते थे, शिकारी कुत्ते के नाम से। ब्रॉड अलोंग द सिल्क रोड, इनको कहां से लाया जाता था, उन्हीं सिल्क रोड से लाया जाता था, उसी ट्रेड रूट से लाया जाता था पुराने समय पे, और ये एक तरह का ट्रिब्यूट होता था तिब्बत की तरफ से। सो किसी भी तरह का कोई हार्म इनकी प्रॉपर्टी को ना पहुंचे, इस वजह से इन डॉग्स को खरीदा जाता था फ्रॉम दी सिल्क रोड, क्योंकि ये एक तरह से एक बहुत बड़ा गार्ड और एक बहुत बड़ी सेफ्टी देते थे। By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon या horizon। होराइजन क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब सूरज उग रहा होता है तो वो आधा आधा सा दिखाई दे रहा होता है, राइट? तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जो माउंटेन्स थे वो हमें दिखाई दे रहे थे, वो बर्फीले माउंटेन्स, और उनके साथ साथ वो उगता हुआ सूरज। We entered a valley, look at this, it was looking like this। We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice। फिर हम लोग एक घाटी के अंदर पहुंच गए जहां पर हमको एक रिवर दिखाई दे रही थी, एक चौड़ी सी रिवर जो कि काफी हद तक बर्फ से ढकी हुई थी, यानी कि वो बर्फ से जम चुकी थी। बहुत कम ही ऐसा पोर्शन था उसका जो कि फ्लोट करता हुआ दिखाई दे रहा था। ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, और वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही थी तो ये सूरज की रोशनी की वजह से चमक रही थी विद वाइट कलर। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, ट्विस्टिंग विद द meanders as we gradually gained height and the valley slides closed in। तो अब जब ये रास्ते में आगे बढ़ रहे थे तो जो रिवर का किनारा था वो इनको दिख रहा था कि कैसे वो ट्विस्ट हो रहा है। जब बहुत ही ज्यादा घुमावदार कोई चीज आपको दिखती है ना, अब रिवर तो आपने देखा ना वो ऐसे ऐसे ही मूव करते हुए जाती है। सो मियांडर मतलब ही होता है बिग ट्विस्ट एंड टर्न्स, राइट? तो जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे इनको दिख रहा था कि ये जो रिवर का किनारा है वो भी बहुत तेजी से ट्विस्ट एंड टर्न करता हुआ आगे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों ने हाइट गेन करी हम इस रिवर को बढ़ते हुए ही देख रहे थे। और फिर एक जगह पर ये जो घाटी थी वो आकर के रुक गई। द टर्न्स बिकेम शार्पर, और अब हम क्या देख पा रहे हैं, जो
टर्न्स हैं, यानी कि जो रास्ते हैं जहां से हमें मुड़ना है वो और ज्यादा शार्प होते चले जा रहे थे। अब आपने देखा है ना, जब आप छोटी पहाड़ियों से गुजरते हो तो टर्न्स इतने शार्प नहीं होते, लेकिन अगर आपको किसी ऊंची पहाड़ी से गुजरना हो तो टर्न्स बहुत शार्प होते जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। बहुत तेजी से मुड़ना पड़ता है। जब आप कभी बस में बैठो या कार में बैठो तो टर्न लेते टाइम बहुत ही डर सा लगता है। सो ये वो सेइंग दैट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ये टर्न्स भी शार्पर हो रहे थे एंड द राइड बम्पियर। और जो राइड हम लोग ले रहे थे उसमें हमें बहुत सारे बम्प्स मिल रहे थे, यानी कि धक्का खाते हुए हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। सेतन नाउ इन थर्ड गियर। सेतन ने कौन सा गियर लिया? गाड़ी का थर्ड गियर। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, और फिर हमने ऊपर चढ़ना शुरू किया। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर। अब जो ट्रैक था, जो रास्ता था, वो आगे बढ़ चुका था उस जमी हुई रिवर से। Laboring through the steeper slopes that sported big rocks, daubed का मतलब क्या है? To spread a substance such as a paint, mud or etc. Daubed का मतलब ये होता है किसी surface को चिकना कर देने वाली कोई चीज, right? With patches of bright orange lichen. Bright orange lichen क्या है? A slow growing plants. आपने देखा होगा जो रास्ते होते हैं जहाँ पे पत्थर होते हैं, पत्थर पर अगर बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है तो उनमें काई जैसी जम जाती है। तो वैसा ही कुछ नज़ारा यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा था। जो रास्ते थे वहाँ पर पत्थर थे और उन पत्थर पे क्योंकि पानी पड़ा था, अब वो पानी धीरे धीरे जब रिस रहा था तो उस पर काई जैसी जमना शुरू हो गई थी। और वो एक स्लो ग्रोइंग प्लांट था जो किस कलर का था? ऑरेंज कलर का। और उसकी वजह से जो रास्ता था वो बहुत ही चिकना हो गया था, बहुत ही स्लिपरी हो गया था। तो बड़े बड़े रॉक्स पर ये जो रास्ता था वो बहुत ही चिकना था, जहां से गाड़ी चलाना वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बीनीथ द रॉक्स, उन रॉक्स के नीचे, हंक ऑफ स्नो क्लंग्स ऑन इन द नियर परमानेंट शेड। जो बड़े बड़े पत्थर थे, ऐसे स्लोपी पत्थर, इनके नीचे आइस जमी हुई देखी जा सकती थी। I felt the pressure building up in my ears, had my nose snorted and cleared them. तो अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब आप किसी भी हाई सरफेस पे जाओगे ना तो एयर प्रेशर की वजह से हमारे जो कान होते हैं ना वो बंद होने लगते हैं। तो जैसे जैसे ऑथर आगे जा रहे थे तो उनके कान बंद से होने लगे थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी नाक को बंद किया और उसके बाद उन्होंने जोर से ब्रीद इन करना शुरू किया ताकि वो प्रॉपर्ली अपने कानों से सुन पाए। तो उन्होंने अपने कानों को जो एयर प्रेशर आ रहा था उसको हटाने की कोशिश करी। We struggled round another tight bend and Satan stopped. फिर हम लोगों ने एक और राउंड टर्न लिया और उसके बाद सेतन रुक गया। He had opened his door, उसने अपना दरवाजा खोला and jumped out of his seat, और फिर वहां से वो उतर करके बाहर आ गया। Before I realized what was going on, इससे पहले कि मैं कुछ समझता, सेतन यह सारे काम कर चुका था, वो दरवाजा खोल करके बाहर निकल गया था। Snow, said Daniel as he too excited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. और जब सेतन ने दरवाजा खोला था तो अंदर बहुत ठंडी ठंडी सी हवा आई थी और वो बाहर कूदते ही बोला कि देखो वहां पर बर्फ है, स्नो है। डेनियल ने कहा देखो वहां पर बर्फ है। ऐसा लग रहा था कि वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और फिर वो बाहर निकल करके ठंडी ठंडी सांस ले रहा था जो कि उन कोल्ड जगह से आ रही थी। जो भी कोल्ड एरिया होता है वहां पे जो हवाएं चल रही होती हैं वो भी बहुत ठंडी होती हैं। सो एवरीबडी वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज दे वर एबल टू सी द एक्चुअल स्नो। So my dear student, with this we have come to the end of the session of part first. I hope कि ये जो chapter का first part है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. And if you really want to get connected us with part 2 also, you people can subscribe to our channel Ada 24/7. And if you people really like this session, do not forget to like and share it. Thank you.